अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी इन द लास्ट वीडियो you have seen, you have studied actually process costing and comparison of process costing and processing department. Now we are going to study the flow of cost in processing department. और cost कौन कौन सी होती है हमारे पास? मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, और क्या होती है? ओवरहेड की एंट्रीज होती हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हमारे पास दो तीन तरह के भी हो सकते हैं। तो हम इसके अंदर अपनी कॉस्ट का फ्लो कैसे करेंगे, कैसे इसको एंट्रीज़ में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमेशा की तरह आज भी हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारी मटेरियल कॉस्ट की एंट्री। ठीक है, अपनी बुक में अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है एट मेगन क्लासिक क्रीम सोडा सम मटेरियल वाटर फ्लेवर शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एडेड इन फार्मूलेटिंग डिपार्टमेंट एंड सम आर एडेड इन बोटलिंग डिपार्टमेंट। यानी कि इसके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, फार्मूलेटिंग के और बोटलिंग के। कुछ सोडा उसने एक डिपार्टमेंट में पुट कर दिया है और कुछ सोडा उसने दूसरे डिपार्टमेंट में पुट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें अमाउंट नहीं दी हुई। तो जितना उसने हमारे पास फार्मूलेटिंग डिपार्टमेंट में पुट किया है तो इट मीन्स कि वो हमारी प्रोडक्शन में चला गया, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया, और उसके अगेंस्ट जितना भी सोडा मटेरियल था वो कम हो रहा है, तो वो हमारे पास हो गया क्रेडिट। क्योंकि हमेशा की तरह दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, तीन चीज़ें मिला के हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बनती है। और इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, और करंट एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट होता है, और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट किया, और रॉ मटेरियल कम हो रहा है तो क्रेडिट किया। और वर्क इन प्रोसेस जितना हमारा बोटलिंग डिपार्टमेंट में गई है हमारी मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस बोटलिंग डेबिट एंड रॉ मटेरियल ऑफ बोटलिंग क्रेडिट। तो ये हमारी जो है मटेरियल कॉस्ट की एंट्री होगी। और अगर ऐसा ही हम आपको अगर फॉर एग्जांपल वो दे दे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो और एक ही डिपार्टमेंट है आपके पास, और 10,000 का आपने मटेरियल परचेज़ किया था जो आप इस टाइम प्रोडक्शन में लगा रहे हो, तो आप उसकी एंट्री बड़े आराम से कर देंगे कि वर्क इन प्रोसेस 10,000 से डेबिट और रॉ मटेरियल 10,000 से क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है पिछले चैप्टर की तरह। यही सिमिलैरिटी है इन दोनों की कि उनकी फ्लो ऑफ कॉस्ट सेम होता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गई लेबर कॉस्ट की एंट्रीज़। लेबर कॉस्ट की जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो मैंने आपको एंट्री बताई थी, सेम ऐसी एंट्री होगी। लेबर लगी हुई है ना फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट में, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुए थे। आगे आप डिपार्टमेंट का नाम लिख दें, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास दो तीन तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। आपको इस चीज़ की कन्फ्यूजन रह जाएगी कि ये कौन से डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस है। तो आप लिखें वर्क इन प्रोसेस फॉर्मुलेटिंग डेबिट। और क्रेडिट में क्या होता है? सैलरीज एंड वेजेस पेबल। अब सैलरीज एंड वेजेस पेबल हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि वो वेजेस अभी पे करने हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाती है। अब ये दो एंट्रीज आपकी होगी। और तीसरी और आखिरी एंट्री हमारी होती है ओवरहेड कॉस्ट की। तो ओवरहेड कॉस्ट की एंट्री कैसे होगी? तो इसके अंदर आता है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट और ओवरहेड क्रेडिट। क्योंकि ओवरहेड हमारा लग रहा है ना, हम उसको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर को अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास से कम हो रहा है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो होगी आपकी कॉमन, जो पहले आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी पढ़ चुके थे। अब एंड में जो चीज़ आपकी डिफरेंट है वो है कंप्लीटिंग द कॉस्ट फ्लोज, कि जो हम डिपार्टमेंट वाली बात कर रहे थे उसको अब हम यहाँ पे आके कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्क इन प्रोसेस बोटलिंग क्या हो रहा है कि इफ़ फॉर एग्जाम्पल once processing has been completed in a department, units are transferred to next department for further processing.
आपने एक डिपार्टमेंट में आलू छील लिए थे और कटिंग भी कर ली थी, पीलिंग भी हो गई थी और कटिंग भी हो गई थी. नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स फॉर कुकिंग, फॉर फ्राइंग, फॉर ड्राइंग. तो वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो पिछले डिपार्टमेंट की एंट्री हमारे पास जो अमाउंट्स होती हैं उसको हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. अब वो कह रहा है कि फार्मूलेटिंग, अगर आप सोडा बना रहे हैं तो फार्मूलेटिंग हो चुकी है, बन चुकी है, वो बॉटलिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है. तो बॉटलिंग डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा. और जो हमारे पास फार्मूलेटिंग का कम हो रहा था, फार्मूलेटिंग से वो चीज़ जा रही है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फार्मूलेटिंग से वो अमाउंट क्रेडिट हो रही है और ट्रांसफ़र किधर हो रही है, बॉटलिंग डिपार्टमेंट में. तो बॉटलिंग डिपार्टमेंट से वो डेबिट हो रही है. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 का मटेरियल लगाया पीलिंग डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप आलूओं को छील रहे थे, तो वर्क इन प्रोसेस जो है वो पीलिंग का क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और वर्क इन प्रोसेस पैकिंग का या फ्राइंग का जो सा भी अगला डिपार्टमेंट है उसमें जाकर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है. अच्छा, अब ये फॉर्मुलेटिंग के बाद जो आखिरी डिपार्टमेंट होगा वो किधर जाएगा, वो चला जाएगा फिनिश गुड्स में. अब ये आ जाएगा फिनिश गुड्स डेबिट, जब फिनिश गुड्स बन चुकी होंगी. तो फिनिश गुड्स डेबिट क्यों होंगी, क्योंकि इन्वेंट्री बन गई है. इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है. फिनिश गुड्स हमारी डेबिट होगी और वर्क इन प्रोसेस बोटलिंग का हमारे पास क्रेडिट हो गया, क्योंकि अब ये बोटलिंग डिपार्टमेंट से सीधा फिनिश गुड्स बन गए हैं. और जब ये सेल हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, सीजीएस डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, जो हम सेल्स की एंट्री करते हैं. तो क्लास यहाँ पे आप लोगों की ये एंट्रीज होगी कंप्लीट. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. अब आप लोग अगर ये चीज़ अंडरस्टैंड करें तो आप लोग देखते हैं कि after material, labor and overhead cost have been accumulated in a department, the department's output must be determined so that unit product cost can be computed. जब भी हमारी मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट डिपार्टमेंट वो कंप्लीट हो जाती है तो हम डिपार्टमेंट का आउटपुट चेक करते हैं कि इसने कितनी प्रोडक्शन की है, ताकि हम उसकी यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें. क्योंकि यहाँ पे सेम चीज़ें बन रही होती हैं तो हम इसे डिपार्टमेंट वाइज यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यहाँ पे एक चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है कि वो डिफ़िकल्टी हमारे पास क्या होती है. The difficulty is that a department usually have some partially complete units in its ending inventory. जो ending inventory होती है, कुछ उसमें ऐसे यूनिट्स होते हैं जो partially complete होते हैं, completely उनकी प्रोडक्शन अभी नहीं हुई होती, सेमी फिनिश फॉर्म में होते हैं, completely प्रोडक्शन उनकी नहीं हुई होती. तो हमें उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है. It does not seem reasonable to count these partially complete units एज इक्विवेलेंट टू फुली कम्प्लीटेड यूनिट्स. अब हम इन यूनिट्स को अपना फुली कम्प्लीटेड यूनिट्स नहीं कह सकते कि हाँ जी ये प्रोडक्शन में बन चुके हैं. तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि एक दरमियान का रास्ता निकाल लेते हैं, एक चीज़ निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने एक दरमियानी बात निकाल ली. इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इसे हम ऐसे कह सकते हैं दैट इक्विवेलेंट यूनिट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स एंड द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दोज यूनिट्स. कि उनको पार्शली कंप्लीटेड को और उनके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दोज यूनिट, और उनकी परसेंटेज चेक करते हुए हम एक दरमियान की चीज़ निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के ये इक्विवेलेंट है, यानी कि ये इतने परसेंट कंप्लीट हैं. अब इनको कंप्लीट करने के लिए दो मेथड होते हैं, फाइफो और वेटेड एवरेज. अब आपकी बुक में दिया हुआ है सबसे पहले हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड. That the equivalent units of production for a department are the number of units transferred to the next department. उसने कहा है कि इसमें जो है हमारे पास equivalent units of production वो होते हैं
कि जो हमारे पास यूनिट्स दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गए थे उसके अंदर हम एंडिंग इन्वेंट्री के इक्विवेलेंट यूनिट्स को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज मेथड। और इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है, ये बहुत ईजी चैप्टर है। वेटेड एवरेज मेथड का एक फार्मूला है, बस आपने ये देखना है और आपको ये समझ आ जाएगी। बस आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आप क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपने यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करनी है और उसके लिए आपको पता चलना चाहिए कितना आउटपुट आपने बनाया है। और आउटपुट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में होती हैं और उसके अंदर हम उनको अपनी कम्प्लीटली यूनिट्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते, तो हम इनको इक्विवेलेंट यूनिट्स से कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसमें कुछ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और उनकी परसेंटेज लेके हम कहते हैं कि ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इन दोनों चीज़ों का आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज मेथड। अब हम इसके आगे एक एग्जांपल करेंगे वेटेड एवरेज मेथड की। जी तो ये जो है आपका डाटा है, क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने क्वेश्चन का डाटा अपनी बुक में देख सकते हैं। ये उसने बताया कि शेपिंग एंड मेलिंग डिपार्टमेंट है, ये उसके यूनिट्स हैं और ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री दी हुई है, यूनिट्स हैं हमारे पास 200 एंड दे आर 55% कंप्लीट अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स एंड अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन दे आर 30%, जिसकी हमें मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, क्योंकि फार्मूले में क्या है, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अच्छा, अब दूसरी बात है, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग मई, वो क्या था हमारे पास 5000 था, ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ है, लेकिन ये इसने डाटा दिया हुआ है, जाहिर सी बात है ये एक्सटेंशन में आगे और क्वेश्चन आएंगे तो मे बी उसमें काम आए। यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग मई एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आर 4800, 100% कम्प्लीट, यानी कि 4800 यूनिट्स जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट हुए हैं, 4800 अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड 4800 अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। फिर है यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, 400 का 40% जो है वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल है और 25% है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। अब इसका हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप ऐसे ही जिस तरह ये टेबल बना हुआ है ऐसे ही मटेरियल और कन्वर्जन को बना के लाइन लगाएं। इसके अंदर फार्मूला क्या था, फार्मूला ये देखें, ये था यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं ये लिखे हुए इसने, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 4800, तो 4800 इधर लिख दिया और 4800 हमने इधर लिख दिया। और उसके बाद उसने लिखा है यूनिट्स प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। एंड इन वर्क इन प्रोसेस में उसने कहा है कि 400 यूनिट्स हैं, जिसमें से 40% इसके कंप्लीट है मटेरियल्स के और 25% उसके हैं कन्वर्जन के। तो 400 का 40% लेंगे, 400 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास कितना बनता है 160, ठीक है। ये 160 हमने यहाँ पुट कर दिया। ऐसे ही 400 का 25% है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन, मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास हो गया 100। फार्मूला क्या था, यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्लस यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है 4800 और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है 160, तो ये हो गया हमारे पास 4960 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और ऐसे ही इधर है 4800 प्लस 100, 4900 हो गए हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। अब डिपार्टमेंट में उसने सेग्रीगेशन की हुई है 2 पार्ट्स में, तो दोनों के अलग अलग हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास रह गए हैं इस चैप्टर के 2 टॉपिक जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।